अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और एक बात मैं कह दूं, प्लीज़ कोई माइंड ना करे, अगर भाई बड़ी बातें हो रही थी कि कोई डील नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं करेंगे, और मेरा एक मासूमाना सवाल ये कि अगर ये डीलें नहीं हैं तो ये क्या है? मतलब अब आप देखें कि कल बुज़दार साहब जो कि हिल नहीं सकते थे, उनको कोई मतलब सोच नहीं सकता था उनको हिलाना, वज़ीर आज़म ने खुद उनको आउट कर दिया और परवेज़ इलाही को इन कर दिया डील। अच्छा, पता है क्या है, एमक्यूएम इज इन अ प्राइम पोजीशन राइट नाउ कि वो भी कोई डील स्ट्राइक कर सकते हैं और करनी पड़ेगी। वो तो सर्टेनली यही कह रहे हैं ना कि अगर 5 सीटें वालों को वजारत आला मिल सकती है तो फिर हमारी तो इतनी इतनी मायूब डिमांड्स नहीं है कि हर स्पीच में, हर तकरीर में अगर हम यही सुनते आए हैं कि नो एनआरओ एंड नो डील, व्हाट डू यू कॉल दिस? तो ये बस एक छोटा सा सवाल है, व्हिच आई एम बाय द वे गोइंग टू पुट टू आवर एनालिस्ट। अच्छा, एक होता है ना, आपने बचपन में किया होगा सी सॉ, तो लिटरली अभी वही सूरत हाल है। एक लम्हे के लिए लगता है कि हुकूमत मुश्किल में है और ऑपोजिशन की कंफर्टेबल पोजीशन है, दूसरे लम्हे में ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन के लिए शायद मुश्किलात पड़ गई हैं और हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है। लेकिन सर्टेनली नहीं है, इट्स अ टफ सिचुएशन एंड अ वेरी अनकंफर्टेबल मैरिज फॉर एवरीबॉडी। बट ये बता दें आपको कि कल काफ लीग की हिमायत के साथ हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ तो मिला है, और वो हमें बातें भी याद हैं चौधरी परवेज़ इलाही की, जब उन्होंने कहा था कि तमाम जो हुकूमती एलाइज हैं वो मिलकर इकट्ठे फैसला करेंगे, जिसका शिकवा कल रात एमक्यूएम के रहनुमा करते भी नजर आए कि भाई उन्होंने तो हमसे तो पूछा ही नहीं, मतलब हमें भी देखो, हम भी इधर खड़े हैं, बट दे आर सडनली इन अ पोजीशन। वहां रिश्ता आया और वहां उन्होंने हाँ कर दी, और साथ ही निकाह भी पढ़ा लिया और शुक्रिया भी अदा हो गया, मिठाई भी बट गई। फुप्पी को किसी ने बताया ही नहीं, ये वाली सिचुएशन। फुप्पी को मैं कह रहा हूँ, फुप्पी तो फिर अपने घर थी, अपने घर में बैठे हुए किसी को नहीं बताया। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा कुछ ये, अब हम चाहें तो इसमें 1000 किस्म की कंपैरिजन दे सकते हैं, और जिसका दिल नहीं चाह रहा वो बेशक ना दे, लेकिन अपेरेंटली फॉर अ थर्ड पर्सन लुकिंग फ्रॉम टॉप तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है कि अच्छा, ये सब अब इसका सियासी नुकसान किसको होगा या सियासी फायदा किसको होगा? वैसे जितनी हमने भी सियासत देखी है और जितना हमने भी अब तक असेस किया चीज़ों को, लिटरली मुस्लिम लीग नून ऐसा लग रहा है कि शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही होगी, क्योंकि उन्हें ये कड़वी गोली नहीं निगलना पड़ी। और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसका सियासी फायदा सर्टनली मुस्लिम लीग काफ को होता है, नहीं होता, लेकिन पीटीआई को तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि सबसे ज़्यादा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में एक जमात के हों और उसका अपना वजीर आला तक ना हो, मतलब कोई अजीब सी बात लगती है ना। वैसे ही सोच लें, अगर इतनी डेप्थ सियासी नॉलेज ना भी हो तो सरसरी भी हो तो फिर भी नजर आ जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एनीवे, यही सारी बातें बात करनी है। और मुस्लिम लीग काफ में भी कुछ नाराजगी नजर आई। अब लेट्स सी कि तारिक बशीर चीमा साहब को मोनस इलाही कामयाब होते हैं, उन्हें मनाने में या नहीं होते, लेकिन मुबैना तौर पर यह भी कहा गया है कि सिर्फ हुकूमत नहीं बचानी, मतलब वजारत आला का उन्होंने मनसब तो संभाला ही है, जिस पे उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया, और एक परफेक्ट सेटिंग भी हो गई कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। साथ ही साथ मुबैना तौर पर यह भी बताया गया है कि मोनस इलाही साहब के कुछ केसेस थे, उनको भी खत्म करने की बात हुई है। उस पे जो हमने सियासत में हो गया है जी, जो सियासत में हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि ये डील या एनआरओ, इस सारी का मतलब क्या होता है, यही तो मतलब होता है। प्लीज कोई मुझे बताए कि अगर ये नहीं है तो लेट्स सी। एनआरओ जो है वो ऑपोजिशन को बरमला कहते थे, वजीर आजम नहीं देंगे, लेकिन सर्टनली अब जब जरूरत पड़ी है तो बहुत से और लोगों को देना पड़ रहा है। कभी कभी आप ऐसे फैसले करते हैं ना जिसके बाद आप खुद भी शायद सोचने को मजबूर हो जाते हों कि अगर ये फैसला बहुत पहले कर लिया जाता, नॉट के वजीर आला परवेज़ इलाही होते, लेकिन अगर वाकई उस्मान बुज़दार साहब के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान नज़रसानी कर लेते और बहुत पहले कर लेते, क्योंकि की तो उन्होंने अभी भी और हटा तो उन्होंने दिया, और वो सारी स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है उस्मान बुज़दार वजीर आला रहेंगे। वसीम अकरम प्लस हैं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बस इन्हें बताना नहीं आती। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन अल्टीमेटली सियासी मामलात और सियासी हालात के हाथों मजबूर होकर ही सही उन्हें यह फैसला करना पड़ गया। अगर इससे पहले कर लेते तो शायद किसी को अपनी जमात में से ही वजीर आला का मनसब दे देते, लेकिन और अब तो बिल्कुल ही और मामला हो गया। पहले कर लेते तो बड़ी फेस सेविंग भी हो जाती, ग्रीवेंसेस लोगों के खत्म हो जाते, आवाम को भी एक तासुर मिल जाता है कि वजीर आजम सुनते हैं और बड़े कंजीनियल हैं, और जब उनको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट तो वो चेंज कर देते हैं। अब तो नजर आ रहा है कि बहुत प्रेशर में, बहुत सोच के ये किया गया है, तो उसका असर कुछ और होता है। पता ही अच्छा, ये वो सियासी बिसात है जिसमें लिटरली हर कोई चाल चल रहा है और एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है, और किसी भी वक्त
खेल का पांसा पलट सकता है। हम अभी भी ये कह रहे हैं। वैसे आज भी एक खेल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। हम उसकी तफसील से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ये जो सियासी खेल चल रहा है, कल इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की तस्दीक के बारे में कुछ यूं कहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को, और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब का अगला नया वज़ीर आला के तौर के ऊपर उनको नामजद कर दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। काफ लीग ने वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और प्राइम मिनिस्टर के कई हमायत का ऐलान किया। आज आपको बहुत सारी अच्छी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, और जिन्होंने पहले मिठाइयाँ खाई हैं पनामा GIT की तरह, वो आज फिर जो है वो पछताएंगे। अच्छा जी, फारूक हबीब साहब को आपने सुन लिया है। बड़ा अच्छी अनाउंसमेंट थी कि कम बुरी अनाउंसमेंट थी इनके लिए, मेरा ख्याल है। उनके लिए तो अच्छी में बुरी और कम बुरी का मवाजना हो जाना चाहिए। वही तो बात हमने पहले कर दी है कि इट्स टू लेट फॉर दैट। अब जो हो गया है वो बड़ा शुक्र है कि हो गया है, तो वो पहले अगर कर लेते तो उसमें वो नापतोल कर सकते थे क्या बुरा है क्या अच्छा है। बट एनीवे, जब ये खबर सामने आई तो काफ लीग के अंदर ही फूट पड़ गई, तो वहाँ भी एक और जो है ड्रामा जो है वो चल रहा है। और फैसले पर चौधरी शुजात नाराज हो गए। तारिक बशीर चीमा ने एहतजाजन वजारत से फौरी इस्तीफा दे दिया। तारिक बशीर कहते हैं महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के साथ हूँ, इमरान खान के साथ नहीं। और बाद में काफ लीग के तर्जुमान ने चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की। और उधर हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। काफ लीग और बाप पार्टी के फैसले पर मौलाना फजल रहमान ने भी दिलचस्प तबसरा दिया। सुने जरा। ये डुबकियां खाती हुई किश्ती है और अब इनको तिनके का सहारा चाहिए। आप लोगों ने काफ लीग के फैसले का हवाला दिया है। अभी भी उनके साथ बातचीत जारी रखने की गुंजाइश मौजूद है, उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इतना बता दूं कि जहां उनके पास 7 की तादाद थी और बाप के साथ 5 की तादाद थी, अब बाप की तादाद तकरीबन 7 हो गई है, उनकी तादाद 5 हो गई। ये सारा कुछ होता रहा तो एक हुकूमती एलाय ने हुकूमत के साथ वापस जाने का, जो बज़ाहिर लग रहा था कि अपना सारा वजन अपोजिशन के पलड़े में डाल चुका है, मुस्लिम लीग काफ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने हुकूमत के पास वापस वजारत आला मिली है पंजाब की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सर्टनली पंजाब की हुक्मरानी मिली है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी BAP जो बैप पार्टी है उसने अपने 4 मेंबरान के साथ अपोजिशन के साथ अलायंस का ऐलान कर दिया है। अच्छा जी, कल फिर रात को एक जलसा भी हो गया। फाइनली जो रैली, जो एहतजाज, जो जुलूस पहुंचना था ना, वो पहुंच गया। PDM का जलसा हुआ और उसमें भी बहुत से रहनुमाओं ने तकरीरें की हैं। मरियम नवाज ने भी पुरजोश अंदाज में खिताब किया। वो क्या कहती रही हैं, सुनिए जरा। जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इमरान के इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो खुद वो जो उस कश्ती पे सबसे बड़ा बोझ था, भाई लीडर बनते खुद छलांग लगा देते पानी में, अपने लोगों को बचा लेते। उसने आज अपने इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले, जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहता था, सबसे पहले आज उसने उस्मान बुज़दार को पानी के अंदर धक्का दे दिया। अच्छा, आई हैड नो क्लू कि बंदरिया के पैर जलते हैं तो ये होता है सारा। ये बंदरिया ही कहा था ना। हाँ। मतलब ये मुहावरा हमने पहले सुना नहीं हुआ, यूज करें ना करें, लेकिन हर चीज ही सुनिए क्या मतलब। आई डोंट नो, Not that I have actually done an experiment on a बंदरिया। मुहावरा है, बंदरिया के पैर जलते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों पे पैर रखती है। आप प्लीज जरा इसकी हिस्ट्री बताएं मुझे कि क्या ऐसा एक्चुअली होता है, बंदर की नेचर और साइकी में क्या ये है मामला। नोट इस शो में हम सारे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो कुछ हमें भी सिखा दें आप। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इस सारी सिचुएशन पे बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था वो भी देख लेते हैं। जैसे ही हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पूरा हो जाते हैं तो फिर सूबों की तरफ और दूसरे की तरफ, जहाँ भी दुनिया में वहाँ के हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो फिर वो ज़्यादा ये मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। वो जा रहे हैं और जाते हुए बहुत से झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन का जो तादाद है, जब हमने अदम एतमाद पेश किया मार्च 8 को, हमारा नंबर्स पूरे थे। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं
हम प्लस में जा रहे हैं। मैं मुस्तकबिल में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा खाली करना चाह रहा हूँ। हमारा बंदूक की नशिस्त पे अभी तक अवान सदर नहीं है। अच्छा जी, अब चूंकि 4 लिटरली मेंबरान के साथ अगर काफ़ी, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब तो नाराज़ हो गए ना, उनको वजारत आला पंजाब का ओहदा मिल गया है, तो MQM के तो फिर 7 लोग हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनको वज़ीर आला तक का मनसब मिल सकता है, तो फिर हम तो अपनी डिमांड्स मनवा ही सकते हैं। अब इत्तलात ये हैं कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत एक ऑफर की जाएगी, लेकिन MQM साथ में ये कहती है कि हमें अपने दफातर खुलते हुए नज़र आने चाहिए, हमारे जो बंदे 100 लापता हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर हम आपके साथ जाएंगे। लेट्स सी कि इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें करवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ठीक है वजारत तक का इख्तियार तो उनके पास है, लेकिन ये दफातर खुलने और बंदे वापस आने, इसमें आई गेस बहुत सी और एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, क्या कहा वसीम अख्तर ने, भी सुन लेते। मेजर मुतालबे 3 हैं, फिर से रिपीट करता हूँ। मिसिंग पर्संस हैं 100, वो रिलीज करा दें, ऑफिसेज हमारे खुलवा दें, हमारे फेक केसेस खत्म करवाएं। हमें टीवी के थ्रू पता चला कि वो मौसूफ बात भी कर चुके हैं, फैसला भी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओथ की बात कर रहे हैं, तो अफसोस होता है इस किस्म के सियासी लीडरान की बातों से। खबरें आ रही थी कि हुकूमत आपको जो वजारत बहरी उमूर है, जो कि अली जैदी साहब के पास है, वो ऑफर कर रही है। बातों में जिक्र जरूर आया था, मगर हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में हुकूमत अगर कोशिश करे तो कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है। आप जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं वो तो फिर लॉन्ग टर्म वाले मामले हैं, सिंध से पर्टेन करने वाले इश्यूज हैं, लेजिस्लेशन है, उसमें जाहिर है टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, वसीम अख्तर साहब जो है ना थोड़े खफा नज़र आए और उन्होंने कहा जनाब वो मौसूफ जो हैं वो पता लगा टीवी के ज़रिए ही कि वजारत आला के लिए हाँ कर बैठे हैं। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ऑनेस्टी के पूरे नंबर परवेज़ इलाही साहब को, कि वो पहले दिन से वो चाहे वो इंटरव्यू दे रहे थे या डिस्कशन कर रहे थे, निगोसिएशन कर रहे थे, he wanted to be the CM पंजाब, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी उनकी तरफ से। हाँ, चौधरी शुजात फिर क्यों नाराज है, मुझे ये बताएं। अब आई गेस आई डोंट नो कि उन्होंने ऑपोजिशन या पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब से क्या बातें की हों, क्या कमिटमेंट्स की हों। मतलब है कि उन्होंने उधर वादा कर दिया था लेकिन बात इधर हो गई। सो चौधरी परवेज इलाही वाज एडमेंट ऑन द फैक्ट सिंस डे 1 के जनाब मुझे तो वज़ीर आला पंजाब ही बनना है। अब इसके पीछे उनकी क्या साइंस है? क्या वो वाकई अपनी जमात की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं बाय डिलीवरिंग, बाय परफॉर्मिंग एज सीएम पंजाब, या फिर वो बस सीएम पंजाब ही बनना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि ज़राए बताते हैं पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन का साथ देने की सूरत में अब क्या ऑफर किया था MQM को, सिंध की गवर्नरशिप जो है वो ऑफर की थी, साथ ही MQM को सिंध काबीना में भी मुनासिब हिस्सा देने की पेशकश की थी, और सिर्फ यही नहीं, बाय द वे कराची और हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरशिप की भी ऑफर हुई थी। तो ज़रा आप ऑफर्स देख लें कि क्या क्या हो रही हैं, लेकिन MQM स्टिल हैज़ टू डिसाइड कि किस साइड पे है। और इसके बाद ऑब्वियसली MQM हैज़ ऑल द, मेरा ख्याल है कि पावर पोजीशन में तो वही आगे ना, डिसीजन मेकिंग अभी उनकी होगी, कॉन्फिडेंट हो गए ना। और दूसरी तरफ ये भी सुन लें, क्योंकि वो एक तरफ देखें ना सब कुछ मान लिया गया। इट इज़ वेरी बेसिक, इफ़ यू आर वूड फ्रॉम ऑल द साइड्स तो फिर तो नेचुरली आप पावर पोजीशन में आ जाते हैं ना, पिक एंड चूज की पोजीशन में हैं आप। अच्छा, सदारती रेफरेंस पे आपको पता है ना कि वो भी समाज जो है वो जारी है, तो दैट इज आल्सो गोइंग ऑन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स। विदाउट फर्दर अडू हम बात को आगे बढ़ाते हैं। गजाला सैफी साहिबा रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला साहिबा, सबसे पहले तो हम आप ही से मुखातिब होकर आपसे पूछना चाहेंगे कि वो वसीम अकरम प्लस जिन्होंने उस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब रहना था जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की, तो आप लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तो वो जो मुख्तलिफ होने और उसूलों की सियासत के दावे थे वो बस दावे और खोखली बातें थीं। अल्टीमेटली तो वही मफाद परस्ती है ना। सब सियासी जमातों को देख लें, सारे एक जैसे हैं। देखिए, इस वक्त मफाद परस्ती की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आप इस वक्त आप जनरलाइज्ड अपनी ऊंची जरा सी उड़ान करके चारों तरफ पाकिस्तान का इस वक्त एक तज्जिया कीजिए और पाकिस्तान की सियासत का एक अपनी नज़र में देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सालमियत का भी सवाल है, और इस वक्त ये जो
जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं और जो कहते आए हैं कि जी हर एक को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई अभी दाग नहीं लगा हुआ और जो अपने 3.5 साल अभी मुकम्मल कर चुकी है और उसके अंदर ये वावेला खड़ा करना कि हुकूमत गिर जाए और नो कॉन्फिडेंस मूव आए, तो जाहिरी बात है कुछ अनहोने स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं टू कीप द गवर्नमेंट इंटैक्ट। और अगर आप रिजाइन करते हैं फर्ज कीजिए, तो वो रिजाइन तो अब लास्ट रिजॉर्ट हो गया, क्योंकि पीएम ने फाइट बैक करना है, नेचर जो है वो उस तरह की नहीं है कि जो डिफीट वाली नेचर। तो आप फिर ये देखिए, फिर दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन भी एक नजर आता है आपको कि जो सियासी एक जो आप लोग कहते हैं कि रिजिड है लीडर और उसके अंदर सियासी एक्यूमेन नहीं है, उसके अंदर वो मिजाज नहीं है जो लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। तो यहाँ आपको वो मिजाज भी नजर आ रहा है, वो अंदाज भी नजर आया आपको जलसे के अंदर, जहाँ पूरे अवाम मिलके कौम बनी हुई खड़ी हुई थी। तो ये जो है, जब आप सियासत की बात करते हैं, जब आप टेन्योर के कंपटीशन की बात करते हैं, जब आप ऐसी एक सियासत की बात करते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सवाल और जवाब भी होने हैं, तो फिर ये सारी चीजें उसका एक हिस्सा होती हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब ने पहले भी इस्तीफे की ऑफर की थी 1 हफ्ते पहले की, सबको मालूम है। अच्छा, आपने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं, लेकिन ये सेम आर्गुमेंट जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही आर्गुमेंट बनाती हैं। फिर उनको मानना भी जरूरी है कि वो अपने अंदर जोड़ तोड़ या किसी और को कोई बार्गेनिंग कर लें, ओहदे ऑफर कर दें, कुछ भी कर लें, तो उनकी भी आर्गुमेंट सेम होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत को बचा के रखना है, जमा के रखना है। मजहर साहब, यही बात आपसे भी पूछना है कि अगर बार्गेनिंग हो या डील हो या चलो एनआरओ तक हम नहीं जाएंगे, तो बात तो वहीं आ गई। मतलब आप अपनी बातें मनवा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट PMLQ, आपकी बातें मानी गई, आपको रख लिया गया, तो इट्स द सेम थिंग। क्या मुख्तलिफ किया PTI ने फिर बाकी जमातों से? ये सारे फिर तो एक ही जैसे हो गए। और क्या वाकई ये इमरान खान की सियासी सूझबूझ की अक्कास है ये चाल या ये स्टेप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी सियासत में हादसात बहुत होते हैं और उन हादसात में बहुत से लोगों की लॉटरी खुल जाती है। अब PMLQ का राइज किस तरह हुआ? राइज से मुराद ये कि PMLQ मारिद वजूद में कैसे आई? PMLQ मारिद वजूद में इसलिए आई क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ को इलेक्शन और सियासत में आने की सूझबूझ हुई कि चलें इलेक्शन लड़ते हैं, इसीलिए नैब का सारा हुलिया बिगाड़ दिया गया और फिर PMLQ और पैट्रियट बनाई गई। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग है कि जब वो मुलाकात के लिए इमरान खान को बुलाया उन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने, और इमरान खान, हामिद खान उस वक्त जो PTI के बानी लोगों में से थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। पहली चीज़ ये कि उन्होंने रेफरेंडम की मुखालफत की थी कि PTI को जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने और महराज मोहम्मद खान ने। जब 2002 में मुलाकात हुई तो इमरान खान ये समझे कि PTI को जनरल मुशर्रफ PTI की हिमायत करेंगे, लेकिन जब वो उस मीटिंग में पहुंचे तो वहाँ चौधरीज बैठे हुए थे और मुशर्रफ साहब ने इमरान खान से कहा कि क्योंकि PMLN का मुकाबला करना है, लिहाजा चौधरीज को सपोर्ट किया जाए और PMLQ जो है हमारे वजूद में आई। इमरान खान उस महफिल से, और ये बात मुझे महराज मोहम्मद खान मरहूम ने खुद बताई थी कि जब वो मीटिंग में जा रहे थे तो उन्होंने इमरान खान से कहा था कि हम एक बड़े ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन उस मीटिंग के बाद जब निकले तो इमरान खान ने कहा, खान साहब आप बिल्कुल ठीक कहते थे, ये चोर हैं, ये इसका मतलब है कि मुशर्रफ भी उसी तरफ चल पड़े हैं कि वो भी उन्हीं लोगों को। आज सियासत कितना बड़ा सियासत ने टर्न लिया है। पहली ये कि अगर 2018 में PMLN की वहाँ मेजॉरिटी थी तो फिर आपको PMLN को हुकूमत बना देनी चाहिए थी, और आपने जब आप छोटे इत्तेहादियों के बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे तो फिर आप किसी न किसी तरीके से उनको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को खुद भी एक प्रॉब्लम का सामना था, वो उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप इस तरह लड़ पड़े कि उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं रही कि अगर किसी तीसरे आदमी को बनाएं, अलीम खान को बनाएं या चौधरी सरवर को बनाएं। और ये भी याद रखें कि 2018 के इलेक्शन में MPA का इलेक्शन जहांगीर तरीन ने, जिसको शाह महमूद कुरैशी ने बरमला अक्यूज किया
कि जहांगीर तरीन ने मुझे एमपीए का इलेक्शन हरवाया। तो ये जो सूरत हाल है, आज अगर पीटीआई ने चौधरी परवेज इलाही को, जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि उनके पास चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपने इत्तेहादियों की वो बेसाखियों का सहारा लें जिन बेसाखियों पे गवर्नमेंट्स खड़ी की गई। बट अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार साहब भी, अगर उनके पास वाकई सारे लोगों में उस्मान बुज़दार साहब भी चॉइस थे, तो उस पर भी सवालात अल्टीमेटली उठने थे और उठे। गजाला साहिबा, आपसे हम क्विकली ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदराक है कि इस बड़े फैसले का पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में, जो कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जल्दी हो जाएंगे अपने टाइम से, इन पंजाब पर्टिकुलरली, क्योंकि आपकी अगर सबसे ज़्यादा आपके एमपीएज हैं टिल डेट और आपका अपना वज़ीर आला नहीं है, तो फिर लोग क्यों आपके पास आएंगे और टिकट लेंगे और इतने जोशीले होंगे कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ना है पंजाब में? देखिए, इलेक्शन की डायनामिक्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बहुत दफ़ा डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होता है। अभी तो मामला है इस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुकूमत बचाने का, जो कि अभी एक आध दिन पता चल जाएगा। मगर इलेक्शन की डायनामिक्स, अगर वो अभी फौरी तौर पे इलेक्शन होते हैं 3 महीने या 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, जो कि देखा जा रहा है, बहुत स्पेकुलेट भी हो रहा है कि शायद 6 महीने, और हो सकता है टर्म कंप्लीट हो, जिसका हम अभी फौरी तौर पे कुछ कह ही नहीं सकते। मगर इलेक्शन के उस वक्त उस टाइम फ्रेम के मुनासिबत के हिसाब से ही डायनामिक्स होते हैं और होंगे, और उसका इम्पैक्ट उसी वक्त होगा कि जब अगर ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अगर ये हुई 1.5 साल की या 1.25 साल जो भी रह गया, कि अगला साल तो पूरा कैंपेन ईयर ही है, तो उसके अंदर अब देखा ये जाएगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ बात हुई है, पोजीशनिंग हुई है, और ठीक है, आपने कहा जी उस वक्त देखा जाएगा। मजर साहब, पॉलिटिकल मुस्लिम, मुझे लग रहा है हुमा और सुबह भी हम ये बात कर रहे थे, मजर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये बड़ा शुक्र अदा किया होगा कि कड़वी गोली प्रॉब्ली उन्हें नहीं निगलना पड़ी। देखिए, मैं तो पहले दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ था, और मेरा अपना तज्जिया है, उससे पीपल्स पार्टी के लोग भी और पीएमएल के लोग भी एग्री नहीं करते। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फायदा क्या हुआ ऑपोजिशन को? फर्ज करें वो जीत भी जाते हैं, फर्ज करें इमरान खान को वो वोटेड आउट भी हो जाते हैं, हम तो ये हमें तो इत्मीनान था कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब के 3.5 साल में उन्होंने टारगेट किया, बजाय इसके कि वो अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मजबूत निज़ाम बनाते, बजाय इसके कि वो बड़ी रिफॉर्म्स करते, उन्होंने टारगेट किया सिर्फ अपोजिशन को। उस टारगेट का नतीजा क्या हुआ? उस टारगेट का नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल बाद आपको पता चला कि शहजाद अकबर ने डिलीवर ही नहीं किया। यानी आप इससे इमरान खान साहब की पॉलिटिकल एक्यूमेन का अंदाजा करें कि वो किन लोगों पे रिलाय कर रहे थे। आज भी वो जिन लोगों पे रिलाय कर रहे हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को क्या फायदा हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने मूव की, आप पे इल्जामात क्या लग रहे हैं कि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, आप इत्तेहादियों के सामने झुक रहे हैं, वही काम कर रहे हैं ना जो इमरान खान को जिससे एक्यूज कर रहे हैं। इमरान खान भी उनके आगे झुक रहे हैं, आप भी उनके आगे झुक रहे हैं। 5-5, 6-6 सीटों वाली जमातों का इतना बड़ा आपने वो खड़ा कर दिया, यानी पाकिस्तान की 3 मेन स्ट्रीम जमातें जो मिल जाएं तो 2/3 मेजॉरिटी बनती है, वो डिपेंडेंट किस पर हो रहे हैं? यानी ये कौन सी सियासत हो रही है जिसकी बिना पे बड़ी सियासी जमातें झुकी जा रही हैं? वो पंजाब बचाने की फिक्र कर रहे हैं, वो इमरान खान को हटाने की फिक्र कर रहे हैं, और अल्टीमेट लूजर कौन हो रहा है? लूजर ये सिस्टम हो रहा है। इस सिस्टम को इतना डेंट जो पिछले चंद महीने में पड़ा है, पिछले 3.5 साल या पिछले 14 साल में नहीं पड़ा, कि आप आज जो है एक स्मूथ चीज चल रही थी, आप अपनी तनकीद कर रहे थे, ऑपोजिशन को फायदा हो रहा था, ऑपोजिशन बाय इलेक्शन जीत रही थी, ऑपोजिशन ने फर्स्ट फेज ऑफ द लोकल बॉडीज जीता। अगर पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन इसी सेटअप में जाते तो इस चीज का कभी इम्कान था, और सर्वेज आ रहे थे कि पीएमएलएन जो है पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन सारी बातों से मजर साहब बिल्कुल यही नजर आ रहा है मजर साहब के ये सिस्टम को बस डेंट ही पड़ रहा है और फायदा एक्चुअली किसी को भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ये बीएपी पार्टी के भी 4 अरकान जो कि ऑपोजिशन के साथ मिल गए हैं उनको भी बीच में रखें, एमक्यूएम ने अभी फैसला नहीं किया, दे कैन गो आइदर वे, तो इतना कुछ करने के बावजूद पीटीआई हुकूमत अभी भी सेफ नहीं फील कर रही।
तो ये कब तक ये आपको लगता है चलेगा और ये फैसले कब तक कंप्लीट होंगे? आप बोल रही हैं? देखिए मुझे तो इमरान खान अगर सरवाइव करते हैं तो इमरान खान इस वक्त कमजोर हुक्मरान के तौर पे सामने आएंगे, क्योंकि आखिर डिपेंड कर रहे हैं ना। आखिर जब आपकी ज्यादा सीटें हैं लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा जो 5 या 6 सीटों वाला होगा, तो जाहिर है पॉलिटिकली आप वीक हुए हैं। ऑपोजिशन कहाँ वीक हुई है? ऑपोजिशन कहाँ वीक होगी? जब आप इमरान खान को वोटेड आउट कर देंगे उसके बाद आपकी क्या लाइन ऑफ अमल, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे ये गवर्नमेंट सरवाइव करे या दूसरी गवर्नमेंट आए, आपने आज से 1 साल बाद फिर एक इंटरम गवर्नमेंट बनानी है, क्योंकि इलेक्शन इंटरम गवर्नमेंट के तहत होंगे। इलेक्शन किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तहत नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस बनाना पड़ेगा, टेबल पे आना पड़ेगा। इमरान खान को अपनी उस सोच को रिव्यू करना पड़ेगा। आपके शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी से शदीद इख्तलाफ भी हो, आप आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से बात नहीं कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात कर रहे हैं। सर वो तो सलाम दुआ के रवादार नहीं है, तो आई वंडर कि वो मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, इंटरिम गवर्नमेंट वाले मसाइल पे किस तरह सेटलमेंट होगी, कंसेंसस होगा। गजाला साहिबा, क्विकली हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अल्टीमेटली भी तो उस्मान बुज़दार साहब को हटा ही दिया ना, इससे पहले भी बातें बहुत सी होती थीं, लोग कहते भी थे, कुछ गैर मुतमईन भी थे, अपने पीटीआई के लोग ही जिसमें फवाद चौधरी एटसेट्रा लोग शामिल हैं इनकी परफॉर्मेंस से। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आज कोई वज़ीर आला होता और 4-5 सीटों वाली जमात को वज़ारत आला का मनसब ना देना पड़ता। आपकी अपनी भी तो पॉलिटिकल सोच और कोई राय होगी, आप समझती हैं कि फैसला पहले हो जाना चाहिए था जब होना ही था? तो देखिए ये फैसला होना ही नहीं था, क्योंकि ये फैसला इतना ज़्यादा इसको स्ट्रेच किया गया। पार्टी के अंदर गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कंटेंडर्स होते हैं उसके, मगर जब ये प्रेशर बाहर से आया और जब ये प्रेशर जो है ये आपकी, देखिए मज़हर ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब आप कोई गेम नहीं कर रहा है इसमें, ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, समझिए कि कैंपेन और ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और इसमें जो गेन या लॉस है वो अभी क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने अभी मूवमेंट शुरू की है और पार्लियामेंट तक चली गई है, तो वो मोशन देखिए क्या होता है क्या नहीं। बट ये नंबर्स का गेम है, 4 नंबर की अब बात, नंबरों की बात रहेगी, 5 नंबर इधर या उधर से कहानी इधर की उधर हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको डीरेल करने की कोशिश की गई है, और ये डीरेल होना पाकिस्तान के मफाद में किसी तरह से भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं और हम कड़वी गोलियां निगलते आ रहे हैं, तो इस दफ़ा भी अगर ये किसी को कड़वी गोली लग रही थी तो इसको निगलना ज़रूरी था, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपने लोगों की इंटेग्रिटी के भी लिए। और आपके पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक अहम मुल्क है, तो उसको बिल्कुल बालाए ताक रख के सिर्फ अपने गेन्स के लिए, चाहे वो स्मॉल पार्टीज हों या बड़ी पार्टीज हों। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रिप्रेजेंटेटिव होने के अलावा एक बात कहना चाहती हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट होने के नाते, कि एक जिम्मेदारी बनती है। जब आप अपनी एक जिम्मेदारी लेके और उस सोच के साथ पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका एक नज़रिया बदल जाता है। तो आप उस नज़रिए के साथ जब ये देखते हैं कि मुल्क इस वक्त और अवाम जो पीछे खड़े हुए हैं, जो आप कह रही हैं कि मुल्क कौम के वसीतर मफाद में ये फैसले किए गए हैं, लेकिन इस सारे मामले से ना हम इंटेग्रिटी को निकाल देते हैं। बल्कि फायदा तो पीटीआई का भी, गजाला साहिबा, हम इंटेग्रिटी को निकाल ही देते हैं सारे मामले से। एक छोटा सा मजहर साहब, जल्दी से ये आप अपनी ओपिनियन दे दें। शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को जल्द इंतखाबात करने का मशवरा दिया था, अगर ऐसा हो, हाउ वुड दैट टर्न आउट? एंड इंतखाबात के साथ ही जुड़ा हुआ मामला हुमा कि मशवरा तो दिया था उन्होंने, लेट्स सी क्या होता है। इंतखाबात अगर हो जाते हैं जैसे कि हुमा कह रही हैं, तो उसमें इस अलायंस का फ़ायदा होगा PMLN को। ये जो अब वज़ीर आला बने हैं PTI की हुकूमत में, परवेज़ इलाही साहब, PMLN वुड बी रियली हैप्पी अबाउट इट।
नॉट रियली। देखिए अभी भी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही थे, जो अरेंजमेंट हुआ था पीटीआई और पीएमएलक्यू का, उसमें 6 से 60 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो टोटली परवेज इलाही साहब के पास थे, वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। मैं आज फिर यही बात कह रहा हूँ कि पीटीआई की बुनियादी गलती ये थी कि उसे पीएमएलएन को जो उस वक्त कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था। पीएमएलएन की गवर्नमेंट मुश्किल में थी, आप फेडरल गवर्नमेंट बनाते, लेकिन जब आपने बना ली, आज सिचुएशन ये है कि पीएमएलएन को इसलिए थोड़ा सा नुकसान होगा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट होती है तो एक मर्तबा फिर ऑपोजिशन जो है उसके लिए सेटबैक होगा। वैसे ही सेटबैक होगा जो चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ, सेनेट के इलेक्शंस में हुआ, तो एक मर्तबा ये सबसे बड़ा झटका ऑपोजिशन में होगा। और किस वक्त झटका मिलेगा? उस वक्त झटका मिलेगा कि जब आप इलेक्शन मूड में जा रहे हैं, तो इसलिए ये मूव। लेकिन अगर इमरान खान साहब को शिकस्त हो जाती है या इमरान खान जीत जाते हैं, हर दो सूरतों में, शिकस्त की सूरत में तो वैसे ही आप एक नई गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर जीत भी जाते हैं तो आप हमेशा बड़ा फैसला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं। इसलिए शेख रशीद साहब की ये राय गलत नहीं है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे एक विक्ट्री जो है स्टैंड पर आके आप नए इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि आपके लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस सेलिब्रेशन में हमेशा आपको फायदा होगा इलेक्शन। बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गजाला सैफी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स हम रोज़ देख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, और आज भी हम एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि आज भी कुछ होगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, कल एक तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, और दूसरा जो ऑस्कर्स में इंटरेस्टेड है उन्होंने ये भी देख लिया कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को एक घुमा के लगाई। उसके 4 मिनट बाद विल स्मिथ को पहला जिंदगी का ऑस्कर भी मिल गया। सोचे, अभी तो वो उस चीज से ही निकला था, उसके बाद उसको ऑस्कर मिल गया। थप्पड़ मार के उतरा ही था, खुद भी शेक कर रहा होगा आउट ऑफ आफ्टर व्हाट ही हैड डन, कि उसको एक्सेप्टेंस स्पीच भी देनी पड़ेगी जिसमें वो धाड़े मार के रो भी रहा था। विल स्मिथ तो कुछ समझ नहीं आई कि इसको हुआ क्या है। इन एनी केस सोशल मीडिया वाज टोटली डिवाइडेड कि इसको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इन दी एंड दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, लिख के सोशल मीडिया पे। क्रिस रॉक ने विल स्मिथ से माफी मांगी कि शायद मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए था, और विल स्मिथ ने उससे की कि शायद मेरा ये ओवर रिएक्शन हो गया। और विल स्मिथ ने फिर एकेडमी से भी माफी मांगी, एकेडमी अवार्ड्स वालों से, और सारा कुछ। वैसे इस सारे में रिज़ अहमद को भी अवार्ड मिल गया, वो भी हम जरा इधर उधर हो गया। इसी गहमा गहमी में ना हम ये भूल गए हैं कि व्हाइट बॉल ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड आल्सो सिंस ऑस्ट्रेलियन टीम इज नॉट विद इट्स फुल स्ट्रेंथ, तो हमें बड़ा लग रहा है कि चांस बनता है कि हम वैसे भी बड़े अच्छे हैं, और खासतौर पे ओडीआई वी आर प्रीटी ऑलराइट। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ओडीआई का रिकॉर्ड अगर उठा के देख लेना, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीम है, वो कौन सी अपने कोई बड़े स्टार प्लेयर्स लेके आई है, तो चांस तो बनता है ना। इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन ओडीआई के रिकॉर्ड अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान का वन ऑफ द वर्स्ट है विद ऑस्ट्रेलिया। सो अगर 104 मैचेस हुए हैं तो ऑलमोस्ट 32 पाकिस्तान जीता है और 68 ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो हर दो के मुकाबले में एक मैच हम उनसे जीते हैं। अच्छा, लेट्स सी क्या होता है। याद दिलाने वाली बातें थी सुबह सुबह। नहीं, मैंने आपको ये बताया है कि लेट्स सी इस दफा हम अपना रिकॉर्ड बेहतर कर सकें। और आज दोपहर 3 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच शुरू हो रहा है। मुझे पता है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, टीवी पे भी सियासत चल रही है, तो हमने सोचा कि हम जरा जल्दी से आपको बता दें, इन केस यू हैव फॉरगॉटन कि भाई एक सीरीज भी चल रही है हमारी। अच्छा, और सिंस हमें मौका मिल ही गया, तो कहना है जस्ट आस्क साथ साथ, क्योंकि 3 बजे स्टार्ट होना है, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि जी मेरे घर तो आज लाइट ही नहीं आ रही है। केई ने अब ये स्टार्ट की है कि वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि किस दिन आपके घर सुबह लिटरली 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजली नहीं होगी, और ये ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर हफ्ते में एक दिन हो रहा है। हर हफ्ते में एक दिन हो रहा है भाई, मेरे यहाँ भी। So I want to know, I really want to know कि ये क्यों हो रहा है, और किस किस के यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे यहाँ हो रहा है, और मेरा यूपीएस भी, पता नहीं ये यूपीएस वैसे इतनी कोई मैं कहता हूँ अनफेथफुल चीज है ना, दुनिया में इससे ज्यादा बेवफा चीज इंसान में कहने वाला था बना ही नहीं है। करेंगे तो हम यूपीएस भी किसी को लकब दे देंगे। बना ही नहीं है, मतलब इतनी अनफेथफुल ये चीज है, इतना ये बेवफा पुर्जा है आपकी जिंदगी का कि ये जब आपको जरूरत होती है ना बहुत तब नहीं काम आता। बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हो तो पैल्पिटेशन वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। डू वी हैव एनी टॉप स्टोरीज? हमें इसकी सियासी एनालॉजी एक आ गई है मेरे जहन में, लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा, इसलिए हम बस डायरेक्ट बढ़ते हैं तज्जिया तबसरों की तरफ। अब वजीर आला पंजाब होंगे परवेज इलाही, लेकिन उनके
उनको ऐसे ही नहीं है कि मैंने कह दिया और आप हो गए हैं, उन्हें ऐवान से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। फिर विद सो मेनी ग्रुप्स एंड सो मेनी फैक्शंस ऑफ पीटीआई इन पंजाब ऑलरेडी, और मुस्लिम लीग नून की भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है, आपको पता है, तो कितना टफ टाइम परवेज़ इलाही साहब को मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि मुस्लिम लीग नून के भी प्रॉब्ली बहुत सारे 8-9 लोग उन्हें वोट दे देंगे व्हेन ही वुड कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर सीएम पंजाब इन असेंबली। सो ये सारी बातें हम करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, आप नामजद तो हो गए, वो बड़े पुरएतमाद भी हैं। जुगनू मोहसिन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, रईस साहब एंड जुगनू मोहसिन साहिबा। रईस साहब, सबसे पहले तो मैं ब्रेक में भी आपसे ये सवाल पूछ रही थी और आप बता रहे थे जवाब, लेकिन अब जरा बता दें कि चौधरी शुजात जो हैं वो क्यों नाराज हैं इस सारी सिचुएशन से। मतलब इजंट इट इन देयर फेवर, सीटें ही उनकी चंद हैं और उसमें भी उनको एक वजीर आला बना रहे हैं परवेज़ इलाही को। विन विन सिचुएशन है उनके लिए, नहीं? देखिए, पंजाब में जो है चौधरी जो बरादरान हैं, जो वफाक में देखें तो उनके पास 5 सीट हैं, उनमें 3 उनके घर की हैं। एक परवेज़ इलाही का बेटा मुनस इलाही है, एक चौधरी वजाद हुसैन का बेटा है और एक सालिक हुसैन है, और 4 एक चीमा साहब हैं, और चौथी सीट उन्हें खातून की मिली थी। तो 3 सीटें कह लें, चौथी सीट भी उनकी घर की है। लेकिन जो जहाँ तक चौधरी शुजात हैं, अगर आप उनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमेशा हुकूमत के साथ ही रहे हैं। उसमें आप पीपल्स पार्टी के साथ परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने काफ लीग अपनी बनाई नून लीग से निकलने के बाद, फिर वो इमरान खान की गवर्नमेंट में रहे, तो उनको गवर्नमेंट में ही रहना सूट करता है। वो ये देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, हवा किस तरफ की है। अभी तक जो हवा है ये कह लें कि वो अपोजिशन के हक़ में है, तो चौधरी शुजात भी अपोजिशन के हक़ में चल रहे हैं। लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने यकदम फैसला किया जिससे चौधरी शुजात को कुछ नाराज़गी पैदा हुई। लेकिन ये नाराज़गी ऐसी है जिस तरह कहा जाता है कि शरीफ बरादरान में दोनों भाइयों में इख्तलाफ राय है, तो उस किस्म की इख्तलाफ राय है। मेरा ख्याल है कि ये मान जाएंगे। और जहाँ तक है, मुझे जो तारिक हैं अपने तारिक चीमा साहब, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, क्योंकि वो पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं और जरदारी के करीब है, उनसे वादा भी वो कर चुके हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है, जिसकी वजह से एक तो पहले गेन मिला था इमरान खान को, लेकिन अब जो है वो गेन जो है वो कहते हैं कि यानी इस सूरत में आके उनकी ताकत फिर कमज़ोर पड़ी, और अभी MQM भी सोच रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी तक वो जो फ़ैसला ये नहीं कर पा रहे थे चौधरी बरादरान, ये देख रहे थे कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें इन्हें कहीं भी ना लिया जाता और हुकूमत अपोजिशन अदम-ए-एतमाद में कामयाब हो जाती, तो फिर भी चौधरी बरादरान ने हुकूमत के साथ ही जाना था। तो अब उन्होंने एक मौका मिला उन्हें पंजाब के लिए, तो उन्होंने इमरान खान को जो है हाँ कर दी, और उसके दौरान जो है चौधरी अंडरस्टूड है, क्योंकि चौधरी शुजात जो हैं अगर उनसे ये मशवरा करके ये जाते कि मैं जाके हाँ कर दूंगा अगर मुझे वज़ारत आला की पेशकश हुई, लेकिन वो चौधरी साहब से मशवरा करके नहीं गए थे, तो लेकिन चौधरी शुजात का नाराज़ होना बनता है। तारिक बशीर चीमा साहब ने मशवरा करके इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा जी चौधरी शुजात को मैंने बता के इस्तीफ़ा दिया। और क्या मुस्लिम लीग नून अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी कि जनाब जो फैसला प्रॉब्ली जो सख्त फैसला है जो हमें लेना पड़ता, वो चलो अच्छा ही है कि तहरीक इंसाफ ने ले लिया है। जुगनू मोहसिन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगनू साहिबा, अब बताइए, ये जो फैसला बिलाखिर कर लिया है इमरान खान साहब ने, जिस पे एडमेंट थे वो कि वो नहीं करेंगे और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे, ये नॉट टू मेंशन कि वो परवेज़ इलाही के बारे में क्या कहते रहे। हाँ, वो तो कहते ही थे, लेकिन अल्टीमेटली अब ये उन्होंने जो बड़ा फैसला किया है ये पंजाब के अवाम के मफाद में साबित होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही का दौर जो है वो इतना बुरा नहीं था। उनको एक अच्छे वज़ीर आला, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद किया जाता है। अगर अवामी मफाद की बात करें तो हाउ डू यू सी पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट? अभी आपने कहा कि जो कलमात उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहे थे खान साहब ने, ये ना भूलिए कि जो रीसेंट इंटरव्यू चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद दिया था खान साहब के बारे में, जी 1 हफ्ते पहले बात पास इस्तेमाल किए थे, तो शायद वो जो आपने पहले इस्तेलाह दी थी ना, द UPS being the most unreliable instrument in the house, तो बस उसी किस्म की कोई बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ पंजाब को कोई फ़ायदा होगा। एंड माय ओन ओपिनियन इज़ कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेना मुश्किल होगा इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। आपका वोट किस तरफ होगा? आप पहले भी एक रेफरेंस दे रहे थे अबाउट बेटर गवर्नेंस इन द पंजाब, जब वो वजीर आला थे चौधरी परवेज़ इलाही।
मैं आपको बताती चलूं कि वो मुशर्रफ का दौर था और आपको याद होगा कि उस वक्त की हुकूमत के बाजू में डॉलर ड्रिप लगी हुई थी। तो जब मार्शल लॉज होते हैं यहाँ पर तो वो 10-10 साल जो इतनी कामयाबी हासिल करते हैं, इक्तसादी स्टेबिलिटी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डॉलर ड्रिप इन द आर्म। इस दफा आपको ये तो सबको पता है कि डॉलर्स वगैरह तो थे नहीं, तो इसलिए मनी मेक्स द मैन गो, पैसे होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, मैं रईस अंसारी साहब से एक बात पे इख्तलाफ करूंगी और वो ये कि उनका कहना है कि शायद जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं और वो MNA हैं और वजाहत हुसैन के साहबजादे हुसैन वो भी MNA हैं, शायद वो मान जाएं और वो चौधरी परवेज इलाही के साथ और मुनस के साथ खड़े हो जाएं। मेरा अपना ख्याल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन को परवेज इलाही साहब ने बाकायदा बताया था कि मैं बनीगाला जा रहा हूँ, वहाँ पर हमें वजारत आला पंजाब की उन्होंने पेशकश करनी है। चौधरी साहब ने, जो मेरी इत्तला है, चौधरी शुजात साहब ने उससे गुरेज किया। उन्होंने कहा कि ये हमें अब ज़ेब नहीं देता कि हम ये काम करें। और वैसे भी शुजात साहब के बारे में पंजाबी में एक लफ्ज़ है, उनकी बड़ी रखबा है उनके घर में, और इस पंजाब में उनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ादार इंसान है। इस घर की जो मशहूर वज़ादारी है वो चौधरी शुजात हुसैन से ही आती है। और उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा हम अपनी ज़बान दे बैठे हैं, हमें ज़ेब नहीं देता, हम इसी राह पे गामजन रहें। और ज़ीरक सियासतदान होने के उन्होंने सबूत दिया और कहा कि हुण साड़ियां लंघ गईयां ने ते अगली जड़ी साड़ी पौध है, उन्हां दा हथ जिहड़ा है असी इन्हां बच्चों के हाथ च फड़ा दईए दूसरे घर दे, ताकि ये काम चलता रहे आगे। उनको भी मालूम है कि नून लीग का एक जगरनॉट है पंजाब में, और उनके साथ अगर वो कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले तो उनके जो बच्चे हैं यानी कि मुनस, सालिक, शाफे और हुसैन, उनको भी ये बेनिफिट करेगा। और चीमा साहब तो ऑब्वियसली उनके घर का एक फर्द है। मेरा ख्याल है कि चीमा साहब का वोट चौधरी सालिक हुसैन या शुजात साहब का जो बेटे हैं वो, और हुसैन जो कि वजाहत के बेटे हैं, मेरा ख्याल है कि इन तीनों का वोट ऑपोजिशन को मिलेगा और मेरा ख्याल है कि मुनस का वोट गवर्नमेंट को मिलेगा। चलें, ये पहली दफा होगी कि बरमला कोई दरार इस फैमिली में नजर आएगी अगर ऐसा होता है। इससे पहले तो आप सबको पता है कि बड़ी क्लोज निट ये फैमिली कंसिडर की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि ऑपोजिशन फायदे में ही रहेगी। ये फैसला तो ऑपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। फिर जुगनू अच्छा, हम जरा जुगनू साहिबा से जी क्विकली आप बता दीजिए, फिर रईस साहब की तरफ आना है। जी, मैं ये कह रही हूँ, इट वाज अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो फॉर द शरीफ बिरादरान एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम लीग। तो लेकिन उन्होंने ये मफाहमत की फ़ायदे में, और जरदारी साहब इसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, मौलाना ने भी बड़ा किरदार अदा किया, नून लीग की क़यादत ने भी और नून लीग के फुट सोल्जर्स ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जाते जाते ये कहूँ कि चौधरी शुजात हुसैन की आप तबीयत देखिए, वो बड़े अजीम आदमी हैं। उन्होंने जाते जाते परवेज इलाही साहब को कहा, परवेज ओ परौने रज ना खांदे जेड़े दो घरां दे सांझे, ओ परौने रज ना खांदे जेड़े दो घरां दे सांझे, एक पासा रख ले हीरिया या खेड़े ते या रांझे। यानी कि कोई एक साइड चूज कर ली जाए तभी आपका पेट भर सकता है। लेट्स सी, तो बड़ी गहरी है। और रईस अंसारी साहब से जरा वोटिंग के बारे में पूछ लें कि परवेज इलाही साहब कामयाब भी हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपसी इख्तलाफात जिस तरह जुगनू साहिबा कह रही हैं कि उनके पास हैं इत्तलात, वो भी हैं, और आपको पता है ये माशाल्लाह गिने नहीं जा सकते, इतने फैक्शंस हैं पीटीआई पंजाब में, या फिर वो फैक्शन सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे और अब चले पीटीआई से वजना अलीम खान है ना कोई और है, परवेज इलाही साहब हैं, तो सारे इनको वोट दे देंगे, या फिर अभी इन पे मामला अटकेगा आके भी? क्योंकि अगर वोट्स भी देखें ना रईस साहब, तो वहाँ वोट्स हैं किसके? अब आप नून के वोट्स हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन, ये सारा वो ग्रुप है, इनके लिए वोट करेगा कौन? देखिए, इसमें मैं अभी आपको बड़ी डिटेल से बताता हूँ, समझ आ जाएगी नंबर गेम पंजाब की। लेकिन जो जुगनू साहब ने बात की, देखिए वहाँ ये है इक़्तिदार की जंग। पहले आप देखें शरीफ बरादरान के सामने आते रहे, वो कहते रहे हमारे इख्तलाफ नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आकर वो बैठ गए आपस में। और जब शहबाज शरीफ का जो ग्रुप था, उन्होंने बिला आखिर नवाज शरीफ को मना लिया कि हम गवर्नमेंट को अदम एतमाद की तरफ जाते हैं, जो कि 1 साल से नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे।
इसी तरह जो सियासत है चौधरी बरादरान में, वो चौधरी ज़हूर उल्लाह की सियासत है, यानी उनके बेटे की विरासत उधर आ रही है जिस तरह नवाज शरीफ की इधर आ रही है, तो उसमें ज़्यादा वोट उनके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही फैसला कर चुके हैं, अल्टीमेटली चौधरी शुजात जो है, मेरा ख्याल है कि वो एंड में उसी फैसले के साथ जाएंगे, क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका। अगर वो फैसला दूसरी तरफ जाते हैं तो ख़ानदान में वाज़ेह दरार पड़ जाएगी, वो नहीं चाहेगा। और दूसरी जो आपने बात की पंजाब की, देखिए बड़ा आसान नहीं है परवेज़ इलाही। ये भी तो हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब भी खानदान की रजा मानते हुए फिर वापस चले जाएं ऑपोजिशन की तरफ, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले चंद दिन पड़े। देखिए सियासत में, मैं अब्दुल्ला साहब, सियासत में कुछ भी होता है, पहले सियासत डे टू डे थी, अब तो सियासत हर घंटे में चेंज हो रही है। आवर बाय आवर है अब इसमें तो आवर बाय। तो आप जो पंजाब की गेम है वो इतनी आसान नहीं है। इमरान खान ने अभी इस्तीफ़ा लिया है, लेकिन अभी इस्तीफ़े पे इम्प्लीमेंट होना है, गवर्नर के पास जाएगा, असम्बली में जाएगा। लेकिन जो पंजाब की गेम है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने नामज़द किया है तो परवेज़ इलाही को जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब असम्बली में 371 सीट हैं और 186 चाहिए मेजॉरिटी के लिए आपको। तो उसके लिए अगर 20 लोग 18 लोग नहीं मानते जहांगीर तरीन के, तो किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकते, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके पास 172 सीट हैं। अगर 18 सीट्स जहांगीर तरीन की चली जाती हैं ऑपोजिशन के साथ, तो वो 190 पे चले जाते हैं, ऑटोमेटिक तहरीक साफ हो जाती है यहाँ से, परवेज़ इलाही भी साफ हो जाएंगे। अलीम खान किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कुछ रफ़का? अलीम खान जो जी मैं बताता हूँ, अलीम खान जो हैं उन्होंने कहा मेरी 40 लोगों से मुलाकात, उनके 4-5 लोग हैं, लेकिन अलीम खान किसी सूरत भी मेरा ख्याल है अभी तक परवेज़ इलाही का कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नून लीग है उसमें भी आज 6 लोग उनके MP प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, 6 लोग वो भी नाराज़ हैं। तो ये बड़ी स्प्लिट से इतना आसान नहीं है पंजाब में परवेज़ इलाही आ जाएँ। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को परवेज़ इलाही मना लेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना समझे कि बिल्कुल ही नहीं होगा। चांस क्या है, मना लेंगे? जी मैं बताता चलूँ कि जो ये लंदन गए थे मोनिस इलाही, वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, वो मनाने गए थे कि वो हमारे साथ चलें दोनों सूरतों में। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अंसारी साहब ये भी जल्दी से बता दें, इस सारी सिचुएशन में ऑपोजिशन का कोई मुश्तरका उम्मीदवार कौन बनेगा? ये आपको क्या लग रहा है कि किस पे ये एग्री करेंगे सारे? देखिए अपोजिशन में नंबर 1 उम्मीदवार जो हैं जो एग्री करेंगे, क्योंकि नंबर गेम उनके पास नहीं है। जिस तरह परवेज़ इलाही को 10 सीटों पे वज़ारत आला देनी पड़ी है, तो वैसे तो अपोजिशन का परवेज़ वो अपना क्या कहते हैं वो हमजा शहबाज है, लेकिन अगर जहांगीर तरीन ये फैसला करती है कि 18 लोग वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो अल्टीमेटली 10 से 18 ज़्यादा हैं, तो उनमें से ही लेना पड़ेगा। उनमें एक तजर्बाकार जो पुराने हैं वो सईद अकबर नवानी हैं, जो वज़ीर भी रहे हैं, MN भी रहे हैं और बहुत देर से पार्लियामेंट में आ रहे हैं साथ। अच्छा, जुगनू साहिबा तो कह रही है बहुत मुश्किल है, एक लफ्ज़ में आपका जवाब चाहिए, फिर जुगनू साहिबा से पूछेंगे क्यों मुश्किल है, जहांगीर तरीन को मना पाएंगे मोनस एंड परवेज़ इलाही साहब? देखिए इसलिए मुश्किल है कि जहांगीर तरीन जो है वो भी ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, उनके चीनी के स्कैंडल्स, उनके केसेस हैं, और इसी वजह से वो ग्रुप बना था इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वो देख ही रहे हैं कि किस तरफ जाना है, क्योंकि ऑपोजिशन ही कहती है, वो कई कहते हैं नैब ख़त्म कर दें, कोई कहता है नैब की बड़ी सी तरमीम हम तरमीम कर देंगे। तो वो ज़्यादातर अभी तक उनका जो टिल्ट है वो ऑपोजिशन की तरफ है। साहिबा कितना मुश्किल है परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट लेना है अवाम से पंजाब के? जहांगीर तरीन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि ज़्यादातर उनके जो मेंबरान हैं वो डायरेक्ट PMLN के साथ हो चुके हैं, और उनकी जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं, जो उनकी अपने हलकों में ज़रूरियात हैं, वो नून लीग से ज़्यादा कोई नहीं पूरी कर सकता, ये उन सबको पता है। इनमें से बहुत ठोस लोग भी हैं, पुराने सियासतदान, जिनमें जैसे रईस भाई ने कहा सईद अकबर निमानी हैं, फिर नौमान लंगड़ियाल हैं, और इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो कि एक दफ़ा अपना फैसला कर लें, जिस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ दिया है कम हेलो हाई वोटर। जब उनको ये महसूस होगा कि यहाँ पर मामला बहुत नाजुक है, तो दे विल गो विद द विनिंग साइड। ये याद रखिएगा कि हम सब कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस होते हैं, हमें जो भी मजबूरी है वो अपने आवाम की मजबूरी है। आवाम जिस तरफ होगी वहीं पर जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसने इलेक्शन में वोट लेना है, इलेक्शन सर पे खड़ा है। मैं समझती हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत सोच समझ के फैसला करेगा कि हमारा इलेक्टोरल अलायंस बेनिफिशियल किसके साथ होना चाहिए, और वो है नून लीग।
ना इनको क्यों कुछ दे सकता है, ना आइंदगी में इनको पीटीआई कुछ दे सकता है। और इनके जो पीटीआई के साथ तजुर्बे हैं वो बहुत बिटर हो चुके हैं। जी रईस साहब बताइए। जी देखिए, वो जुगनू साहब कह रही हैं कि पॉलिटिशियन की आवाम की मजबूरी होती है, लेकिन बुरा ना मनाएं, पॉलिटिशियन को कोई आवाम की मजबूरी नहीं होती, अपनी होती है। 6 लोग नून लीग के हैं, 6 अपनी होती है। 6 लोग नून लीग के थे, वो नाराज़ ग्रुप बना के इमरान खान से मिल रहे हैं। उनके जो लोग थे वोट लेकर आए तहरीक इंसाफ के नाम पे, जा दूसरी तरफ रहे हैं। नून लीग वाले नून लीग के नाम पे वोट लेके आए हैं, जा दूसरी तरफ रहे हैं। और जब आपने पब्लिक को ही चीट कर दिया तो पीछे उनकी कौन से आप मसले कर सकते हैं? बहुत सी चीजें अभी वक्त के साथ साथ और भी साबित हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, ये सही कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये नहीं होती कि आवाम के लिए क्या बेहतर है। मजबूरी ये होती है कि वहाँ पर आपके हलके में मिजाज क्या है, क्या वो नून लीग की तरफ टिल्ट है मिजाज, या वो क्यू लीग की तरफ टिल्ट है मिजाज, या वो पीटीआई की तरफ टिल्ट है मिजाज, और उसकी बिना पे आप अपना फैसला करते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि भक्कर में या साहिवाल में जहाँ से लंगड़ियाल साहब हैं या जहाँ से निवाड़ी साहब हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम इनका ये है कि वहाँ नून लीग ज्यादा मकबूल है, इसलिए उन्होंने अगली इलेक्शन आप इस्तीफा दे के आए ना। अब पॉलिटिकल फायदा लेट्स सी क्या होता है। तो रिजाइन दे के आ बहुत से लोग कह रहे हैं जनाब ये कड़वी गोली है, और मुस्लिम लीग नून तो अंदर अंदर खुश होगी कि उन्हें ये कड़वी गोली नहीं निकलनी पड़ी। पता है नहीं होता। नहीं तो अगर इतनी मजबूरी है कि रईस साहब पॉलिटिकल एक यस और नो में बता दें, पॉलिटिकल फायदा होगा अल्टीमेटली आने वाले इलेक्शन में, नुकसान होगा इस इक़दाम का? देखिए, इस इक़दाम का जो आप परवेज़ इलाही का पूछ रहे हैं, जी परवेज़ इलाही वाली बात का, पीएमएलएन तो फायदे में रहेगी और पीटीआई को फायदा होगा, नुकसान होगा? पीटीआई को इसमें नुकसान होगा अल्टीमेटली, और जो नून लीग है वो फायदे में रहेगी अगर वो आगे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया रईस साहब, बहुत शुक्रिया जुगनू साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और बातें तो बहुत सी हैं, अगला 1 घंटा 1.5 घंटा क्या सारा दिन भी गुजार सकते हैं हम लोग यहाँ पे। I still don't understand what is there for the अवाम। ये सारी जोड़ तोड़ है। आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड कि जी अवाम की बेहतरी के लिए सब कुछ हो रहा है? ये टोटली अपने लिए हो रहा है, ये इंडिविजुअल जो भी हैं उनके लिए हो रहा है। आई डोंट थिंक कि अवाम का इसमें कोई लेना देना है। अब ज़रा पॉलिटिक्स से प्लीज़ अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा हट जाएं और ज़रा ज़्यादा अवामी इश्यूज़ पे आते हैं। अगर ना इजाज़त हो तो चीज़ें बिल्कुल, मैं सुन नहीं रही आपको। तो जिन चीज़ों को एक्चुअली अवाम की ज़रूरत है ना, अवाम को ज़रूरत है, उनकी बात करनी चाहिए अभी हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स तो इज़ लिटिल खुद के मफाद के लिए चीज़ें हो रही हैं। आई एम सॉरी, आई स्टिल बिलीव दैट। ऑल्दो हमने जब रईस अंसारी साहब और जुगनू मोहसिन साहिबा से बात की थी थोड़ी देर पहले, तो वो काफ़ी पॉइंट्स बता रहे थे कि किस तरह ऑब्वियसली वहीं वोट्स जाते हैं और वहीं अलाइनमेंट्स होती हैं जो अवाम चाहती है। आई डोंट नो, आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। सेहत के निज़ाम पे अगर हम बातें करें तो पाकिस्तान में बड़ा ही महंगा है अपना इलाज कराना, ख़ास तौर पे गरीब तबके के लिए बेस्ट इलाज होता है प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन इतना महंगा इलाज वहाँ होता है कि अक्सर हमने देखा है गरीब तबका जो है तो अपना इलाज कराता ही नहीं है, या फिर उनको कोई NGOs या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करना पड़ता है जो कि गरीबों के लिए काम कर रही हो। सेहत की सहूलियात की बात करें तो आगा खान अस्पताल आपको पता है ये मुल्क का मोतबर तरीन नाम है, और ऐसे में वहाँ पे सबकी ख्वाहिश होती है कि इलाज कराएं, लेकिन सर्टनली एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए जी एक बहबूद पेशेंट सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इज़ अटैच टू AKU, और वो ज़बरदस्त काम कर रही है। ख़ास तौर पे अपने ज़कात और अतियात से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, और मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त हो रहा है वहाँ। तो उसी हवाले से हमने बात करनी है। नदीम मुस्तफ़ा ख़ान, प्रेसिडेंट पेशेंट बहबूद सोसाइटी AKUH ने हमें ज्वाइन किया। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हम थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए चाहेंगे, कम जगह हैं पाकिस्तान में जहां इलाज मुफ्त हो सके। ऑल्दो बहुत सी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने अब एक हेल्थ कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड किया है, तो उससे भी लोगों को शायद फ़ायदा हो सकता है। बताइएगा कि ये बहबूद सोसाइटी जो है, पेशेंट सोसाइटी, हाउ डज़ इट वर्क, और क्या प्रूफ करना पड़ता है कि आप वाकई अपना इलाज मुफ्त नहीं करा सकते और यही जगह है जहाँ आपका इलाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक पेशेंट बहबूद सोसाइटी बराए खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, इसमें जो आपका सवाल है कि कौन जो है इसमें शमूलियत या जो भी आता है एलिजिबल हो तरीके से एलिजिबल उसको किया जा सकता है। तो उसकी देखिए
मैं सबसे पहले कहता हूं कि जो भी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आता है और अगर वो ज़रूरतमंद हो तो वो दरवाज़ा खटखटाए कि जी मुझे ज़रूरत है, उसका एक हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं ये जांचने के लिए कि ये आया गरीब। देखिए कुरान शरीफ में सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है, कैटेगरीज डिफाइंड हैं जो मुस्तहिक होते हैं, उसमें सबसे अवलीन कैटेगरी जो है फुकरा और मिस्कीन की है। तो पुअर एंड नीडी यानी जो ज़रूरतमंद हो या गरीब हो, उसके लिए हमारे 5-6 क्राइटेरिया हैं जो हम एक इंटरव्यू के जरिए मालूम कर लेते हैं कि इसकी इनकम कितनी है, इसके खर्चात कितने हैं, ये मालियत में चांदी या सोना कितना रखता है, ताकि हम अपनी तरफ से मुतमईन हों कि ये मुस्तहिक है। क्योंकि देखिए मैं एक वकील हूँ, लोग जब ज़कात और सदक़ात देते हैं वो पेशेंट बहबूद सोसाइटी पे इत्तेफाक करते हैं कि ये लोग जांच पड़ताल करके देंगे। तो मैं हशर के मैदान में मैं वकील हूँ उनका कि ये जगह जो मुस्तहिक थे वो सही थे या नहीं थे। उन्हीं तक पहुँचे, लेकिन पता है क्या नदीम साहब, ये बड़े बड़े अस्पतालों में एक तो गरीब जाता नहीं है, चला जाए तो उसको बताते नहीं हैं, सही से गाइड नहीं करते हैं। आगा खान अस्पताल में वैसे तो अगर किसी ऐसे जिनको आप फ़ुक़रा और मिस्कीन कह रहे हैं, अगर किसी ने कदम रख दिया, क्योंकि अगर कोई सहूलत ऐसी है जो बाकी कहीं नहीं मौजूद, क्योंकि आगा खान में सब कुछ है, वहाँ चला गया तो वहाँ क्या आपका काउंटर है? मैं इसलिए ये यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो खुद जान सकें, वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें कि भाई अगर आप जाएंगे और आप इस डेस्क पे रब्ता कर लेंगे या उनसे कहेंगे तो वो आपको इस सोसाइटी से कनेक्ट करा सकें। सो क्या प्रोसेस है उसका? जी अब्दुल्ला भाई, देखिए 2 चीज़ें मैं इसमें कहूँगा। सबसे पहले जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्टिल स्टेडियम रोड पे नहीं है, बल्कि उसके 3 कंपोनेंट हॉस्पिटल्स कराची में और 1 हैदराबाद में है। तो 5 अस्पताल ये हैं। इसके अलावा जो है 292 सेंटर्स, लैब और कलेक्शन आउटरीच के 126 शहरों में पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ये जो वेलफेयर है, जो नीड है पुअर एंड नीडी की, ये सब जगह पे वो है। तो देखिए जो ज़रूरतमंद है जब वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्टेडियम रोड पे आएगा तो यहाँ हर जगह क्लिनिक में, इमरजेंसी में जो है फाइनेंशियल काउंसलर के काउंटर्स लगे हुए हैं। वो काउंटर पे जाके अपनी ज़रूरत बताएगा, वो उनको इमीडिएटली रेफर कर देंगे वेलफेयर ऑफिस में और ज़कात ऑफिस में। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए गरीब और मिस्कीन आप कह रहे हैं वो नहीं यहाँ आते। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इस पूरे नेटवर्क में 2021 में 9,57,000 पेशेंट की ट्रीटमेंट की है जो गरीब और मिस्कीन थे, जिसमें 3.7 अरब रुपया खर्च हुआ है। नदीम साहब जल्दी से ये बता दें, क्या डॉक्टर्स भी रेफर कर देते हैं? अगर कोई पहुंच ही जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या डॉक्टर्स भी उनकी हालात देख के उनको रेफर कर देते हैं कि भाई आपके लिए एक्चुअली एक और ये जगह है और आप इधर रुजू करें? क्या आप वेलफेयर से रब्ता कर लें और आपका इलाज हो जाएगा? इसीलिए क्योंकि हमने ये सुना है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स भी अवेयर हैं कि हम ही बता दें, आगे से इन्फॉर्मेशन देने की बात है? जी 100% अवेयर हैं। कोई सबको मालूम है कि किस तरीके से अगर गरीब या मिस्कीन हो वो किस तरीके से रुजू करे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई और अमले का नुमाइंदा हो, वो पूरी मदद करने को तैयार है। सिर्फ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। अहम एंट्री है कि लोग जो है वो रिक्वेस्ट ही नहीं करते, तो जब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे? गॉट इट नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, पेशेंट बहबूद सोसाइटी आगा खान तक प्लीज डोनेट करें प्लीज। और अगले कुछ दिनों में हमने ये जो हेल्थ कार्ड है इस पे भी ज्यादा डिस्कशन करनी है क्योंकि उसकी भी बातें कुछ सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सियासत तो सारा दिन चलती रहेगी। ये आपको बताना है कि आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। 3 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच है। बहुत से ऑस्ट्रेलियावी स्टार प्लेयर्स इसका हिस्सा नहीं है। देख लें जिसके लिए सारी जंग जो हो रही है ना, ये है वो ट्रॉफी। आई लाइक द ट्रॉफी। एसिमेट्रिकल सी है जरा। इट सीम्ड अ लिटिल एम्प्टी दो। क्या रूह अफ़ज़ा? नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं, कोई क्रिस्टल ऊपर लगा दो। ये कप लग रहा है।